जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। भूगोल के वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है वन एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल दिया है, उसमें वन से संबंधित प्रश्न थे और आज भी हमारे वन से संबंधित प्रश्न हैं। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें, इनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वन और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित सभी प्रश्नों को इन वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। तो सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम दूसरे वीडियो में आज फिर वन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत की कुल भूमि के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत की कुल भूमि के कितने भाग पर वन है? कितने होने चाहिए? 33.33%। तो पहला प्रश्न तो यहाँ भी बन सकता है कि 1952 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भूमि पर कितने वन होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? 33.33%। लेकिन पूछा जाए कि भारत की कुल भूमि पर कितने प्रतिशत वन है, तब हमारा आंसर होगा भारत की कुल भूमि के 20.64% भाग पर ही वन है। होने चाहिए 33.33% भाग पर, जबकि भारत की कुल भूमि के 20.64% भाग पर ही वन है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की कुल भूमि पर कितने प्रतिशत वन है। तो राजस्थान की कुल भूमि पर है 9.57% वन, यानी कि बहुत ही कम भाग पर राजस्थान में वन है और इसका कारण है यहाँ का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने के कारण। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब हम बात करें दक्षिणी राजस्थान की, तो दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते थे। तो भौगोलिक दृष्टि से हमने वनों का विभाजन देखा, वनावरण की दृष्टि से देखा। जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न देखे थे उनमें वनों के विभाजन के अनुसार हमने प्रश्नों को देखा था। तो यहाँ जो प्रश्न बनाए गए हैं आज के वीडियो में, तो ये बनाए गए हैं वनस्पति या भौगोलिक दृष्टि से जो वनों का विभाजन है, 4 प्रकार से वनों का विभाजन किया गया है, उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो विभाजन के अंदर ही हम देखें दक्षिणी राजस्थान में किस प्रकार के वन हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में है शुष्क सागवान के वन, और ये जो शुष्क सागवान के वन वाला क्षेत्र है वह राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिलों के अंतर्गत आता है। आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है? तो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को, और ये पाया जाता है शुष्क सागवान के वनों में। तो शुष्क सागवान के वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः बांस का वन पाया जाता है और बांस के वन को ही आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। और यह विश्व की सबसे लंबी घास भी कही जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? बांस। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 16 से 18 मीटर लगभग, क्योंकि जो सेवण घास होती है उसकी लंबाई लगभग 10-11 मीटर तक ही होती है, जबकि बांस की जो लंबाई होती है वो 16 से 18 मीटर तक होती है। शुष्क सागवान के वनों में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अब हम एक एक को देखेंगे कि जो वन है उनमें किस प्रकार के वनों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं शुष्क सागवान के वनों की। तो शुष्क सागवान के वनों में जो वनस्पति पाई जाती है उनमें मुख्य रूप से बांस है, सागवान के वृक्ष है, पलास है, महुआ है आदि, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? अब देखो, आंसर ढूंढते समय हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो शुष्क सागवान के वन है उनमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो उनमें पाया जाता है अधिकांश बांस पाया जाता है, और शुष्क सागवान का जो क्षेत्र है वह है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इत्यादि। और वहाँ कौन सा अभयारण्य है? वहाँ है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से हम उत्तर तक पहुँचेंगे कि वह वन्यजीव अभयारण्य जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पर सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। या हम वन के साथ साथ क्षेत्रों को भी याद रखेंगे कि वह कौन सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं और कौन से वहाँ पर अभयारण्य हैं, क्योंकि वहाँ के जो अभयारण्य हैं उनमें उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास के वृक्ष को।
यह शुष्क सागवान के वनों में पाया जाता है और सर्वाधिक पाया जाता है राजसमंद। प्रश्न पूछा जाए कि पलाश के वृक्ष सर्वाधिक कौन से जिलों में पाए जाते हैं या कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो वह है राजसमंद। और पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वनों में, और शुष्क सागवान के वन हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी राजस्थान में महुआ के वृक्ष का क्या महत्व है? तो महुआ के जो वृक्ष है उनका महत्व है कि ये आदिवासियों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हम जानते हैं कल्प वृक्ष बहुत ही अल्प मात्रा में कहीं होता है और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है और आदिवासियों के लिए ये ही कल्प वृक्ष है, देव वृक्ष है, महुआ का वृक्ष है। ये भील जाति का भी प्रिय वृक्ष माना जाता है। सर्वाधिक महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं डूंगरपुर में। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं? अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित पतझड़ वनों की। तो मिश्रित पतझड़ वनों को उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मिश्रित पतझड़ नहीं कह करके उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हमें ये ध्यान रखना है मिश्रित पतझड़ वन उष्णकटिबंधीय वनों को ही कहा जाता है। और ये पाए जाते हैं पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान के वन, और दक्षिण से हम पूर्व की ओर बढ़ें तो पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित पतझड़ वनों में पाई जाने वाली वनस्पति की। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं धोकड़ा के, बेर, खेर, तेंदू, शीशम, आक, बरगद, इस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक तेंदू के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं झालावाड़ में। सर्वाधिक धोकड़ा के वृक्षों वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरिस्का एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अलवर में है, और अलवर का भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आता है और वहाँ पर सर्वाधिक धोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। हांडी प्रणाली से कत्था बनाने का कार्य कौन सी प्रजाति करती है? तो खेर की टहनियों से क्या बनाया जाता है? कत्था, और हांडी प्रणाली से बनाया जाता है और ये कार्य करती है कथोड़ी जनजाति। कत्था बनाने का कार्य करती है कथोड़ी जनजाति और ये हांडी प्रणाली द्वारा बनाया जाता है, खेर की टहनियों से बनाया जाता है। तो यहाँ 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया 1974 में। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे टिंगरू भी कहा जाता है। तो तेंदू का दूसरा नाम हुआ टिंगरू, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वहाँ टिंगरू कहते हैं इसे। राजस्थान में कौन से वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक वन राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हमें पता है राजस्थान का अधिकांश भाग, आधे से भी ज़्यादा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के 12 जिले आते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले ज़िले कौन से हैं, तो उन मरुस्थलीय ज़िलों के भी नाम हमें पता होना चाहिए। अगर हमें मरुस्थलीय ज़िलों के नाम पता है तो हम वहाँ के ज़िलों के नाम बता सकते हैं और उस एरिए में, उस भाग में, उस मरुस्थलीय वनों में जिस प्रकार की भी वनस्पति पाई जाती है या वहाँ की अन्य कोई विशेषता है तो वह भी हम प्रश्नों के माध्यम से जान सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है और याद रखना है। तो राजस्थान में जो वनों का विस्तार है सर्वाधिक वह है मरुस्थलीय वनों का। राजस्थान के कुल वनों के 65% भूभाग पर मरुस्थलीय वन है और ये मरुस्थल के 12 जिलों में विस्तारित है। ये वन फैले हुए हैं या विस्तारित है। अगला है मरुस्थलीय वनों में कम वर्षा होने के कारण यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। हम जानते हैं मरुस्थलीय वनों में बारिश बहुत कम होती है और कितनी होती है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, पूरे 12 जिलों की, तो लगभग 65 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उन 12 जिलों में से कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां 20 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, कहीं 50 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से औसतन कहा जाए कहीं ज़्यादा भी होती है, तो औसतन 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है इन 12 जिलों में। तो जो मरुस्थलीय वन है उनमें 65 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा के कारण शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ मरुस्थलीय वन के साथ साथ
यहाँ ये भी कहा जा सकता है शुष्क व अर्धशुष्क वन भी कहा जा सकता है। तो हमें नाम को ध्यान रखना है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ कांटेदार वनस्पति अधिक पाई जाती है, जिनमें नीम, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी मुख्य वृक्ष है। तो देखो वृक्ष तो होते हैं नीम, बबूल, रोहिड़ा और खेजड़ी। इसके अतिरिक्त केर, बेर, फोग, दोब, ये इस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती है। और जो घास है वह सेवड़, मुरात, दामन इत्यादि घासें पाई जाती है। तो यहाँ की वनस्पति के बारे में अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार के वृक्ष, किस प्रकार की झाड़ियाँ और किस प्रकार की घासें पाई जाती है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की जो घास है उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। राजस्थान में खेजड़ी का क्या महत्व है? हमारे राजस्थान में खेजड़ी का बहुत महत्व है। तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। साथ ही हम जानते हैं कि रोहिड़ा नाम का एक पुष्प है जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। इन दोनों को ही 1983 में राष्ट्रीय प्रतीक मिला। राज्य का वृक्ष रोहिड़ा को और राज्य पुष्प खेजड़ी को राज्य का वृक्ष और रोहिड़ा को राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया। और जो खेजड़ी है वो सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, और ज़िले के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक नागौर में पाई जाती है। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन से ज़िले में, तो नागौर बताना है, और सर्वाधिक किस क्षेत्र में खेजड़ी पाई जाती है तो शेखावाटी बताना है। खेजड़ी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो खेजड़ी के नाम देखते हैं। खेजड़ी का औषधीय नाम है वह तो समी है। यहाँ स स्लेट वाला या श शलजम वाला कोई सा भी समी ऑप्शन में आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा है खेजड़ी का जो स्थानीय नाम है, वहाँ के लोग इसे जाटी नाम से जानते हैं। और खेजड़ी का वैदिक नाम सीमलो है। जो वेद है उनमें इनका जो नाम मिलता है वो सीमलो मिलता है खेजड़ी का, जबकि औषधीय नाम समी है। तो इस प्रकार से खेजड़ी के 4 नाम हो गए। राजस्थान में खेजड़ी की पूजा किस अवसर पर की जाती है? राजस्थान में खेजड़ी की पूजा की जाती है, और 2 अवसर ऐसे आते हैं जब खेजड़ी की पूजा की जाती है, विजयदशमी और गोगा नवमी के दिन। खेजड़ी के नीचे जो खेजड़ी वृक्ष है उसके नीचे लोक देवता गोगा जी का स्थान होता है। खेजड़ी के वृक्ष पर लगने वाले फलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो खेजड़ी के वृक्ष पर जो फल लगते हैं उन्हें सांगरी कहा जाता है, और इसकी यहाँ पर राजस्थान में सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही पसंद की जाती है। केर सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। यहाँ पर केर के भी वृक्ष है और छोटे छोटे गोल गोल हरे रंग के केर आते हैं, और ये सांगरी के साथ मिक्स करके इसकी सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी के फूल सूख जाने पर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खोखा। खेजड़ी की पत्तियों को लूम कहा जाता है। ये एक प्रकार से चारे के रूप में काम आती है। राजस्थान में सबसे न्यूनतम कौन से वनों का विस्तार है? सर्वाधिक कौन से वनों का विस्तार है? मरुस्थलीय वनों का। जबकि सबसे न्यून कौन से वनों का विस्तार है, यानी सबसे न्यून कौन से वन है, तो वह है आर्द्र उष्ण या उपोष्ण, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का। यह माउंट आबू में मात्र 1% भाग पर ही है। माउंट आबू पर्वतीय 1% भाग पर ही ये वन उपलब्ध है या विस्तारित है। माउंट आबू के पर्वतीय वनों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है सदाबहार वनों में मुख्य रूप से जामुन, आंवला, बादाम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष जो केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है, एक ऐसा वृक्ष जो विश्व में मात्र माउंट आबू पर ही पाया जाता है, वह है अम्बरतरी। इस नाम का वृक्ष मात्र माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है, या अगर ऑप्शन में माउंट आबू नहीं हो तो सदाबहार वन होंगे। सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 150 सेंटीमीटर है। तो ये थे वन से संबंधित प्रश्न। आगे हम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनसे संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो लेकर आएंगे और उसी के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे। ये नहीं है कि सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न उठाया और पूछ लिया। बिल्कुल विस्तारित तरीके से क्रम से पूरे सिलेबस में से प्रश्न बनाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं।
क्रम से बनाए गए हैं। ये नहीं है कि पीछे से कोई प्रश्न उठा के बना दिया फिर बाद में आगे से प्रश्न बना दिया। जो टॉपिक टू टॉपिक है उसी प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी कीजिए।